नमस्कार दोस्तों, अमिया हियर। आने वाला जो वीक है 2 नवंबर से 6 नवंबर तक, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो प्रीवियस वीक था 26 से 30, उसमें क्या हुआ है, और 25 को माने संडे को जो हमने वीकली एक व्यू दिया था, उसके ऊपर हम लोग नज़र घुमाते हैं, और सब्सिक्वेंट जो वीडियोस थे उसके ऊपर भी नज़र घुमाते हैं। तो हमारा जो 25 तारीख को जो वीडियो रिलीज़ हुआ था, उसमें आप देखिए कि हम लोगों ने एक रेंज कहा था कि भाई ये जो रेंज है 12,000 से 790, ये 2 हफ्ता रेंज निफ्टी इसमें खेला है। तो अगर ये रेंज टूटता है ऊपर या नीचे, तो आपको फॉल्स रैली भी आ सकता है और फॉल्स फॉल भी आ सकता है। फॉल्स रैली और फॉल्स फॉल का मतलब होता है कि वो ट्रेडिंग बेसिस पे एक स्पाइक और डिक्लाइन होता है, ना कि मार्केट वाइड बेसिस सेल ऑफ होता है। समझे आप? इसके बाद हम लोगों ने अलग अलग वीडियोस में अपडेट किया है कि किस तरीके से 775 लेवल इम्पोर्टेंट बन गया है और वो सब। तो अभी हम लोग ये वाले वीक पे नज़र घुमाते हैं। तो ये आपका डेली चार्ट है निफ्टी का। इसमें एक जो येलो कलर का लाइन आपको दिख रहा है, ये 50 SMA है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है डेली चार्ट पे। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये जब टूटा है क्लोजिंग बेसिस पे 24 फरवरी को, फिर क्या हुआ है वो आपके सामने है। फिर यहाँ टूटा ब्रीफ लेवल पे, सेल ऑफ आया। फिर यहाँ पे देखिए, जब एक बार उसको अचीव कर लिया और 1-2 दिन उसके ऊपर वो सस्टेन कर लिया, तो देखिए लंबा रैली आया है वहाँ से। मतलब मल्टीपल टाइम्स वहाँ से स्टॉक्स चल गए। 8-9 हज़ार का निफ्टी आपको सीधा ऑलमोस्ट 12,000 जो है टच कर गया है। फिर यहाँ देखिए, जब यहाँ टूटा कन्विंसिंगली, देखिए 273 का यहाँ पे 50 SMA दिख रहा है, 250 का डेली क्लोज आया है। फिर इसके बाद देखिए आप क्या निफ्टी में फॉल आया है, ऑलमोस्ट 790 टच किया है, जो हम लोग का बॉटम लेवल था। फिर यहाँ से पुल बैक आया है। ये जो पुल बैक्स होते हैं, ये डे टू डे बेसिस पे हम आपको अपडेट करते हैं कि किस तरीके से इसको ट्रेड करना है, और लाइव मार्केट में भी अपडेट करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, जब ये अचीव हुआ, फिर यहाँ पे आपका वेल का एंट्री हुआ था, जिस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था। तो वेल एंट्री हुआ था, फिर वेल उसको 12,000 तक खींच के लेके गया। फिर उसके बाद एक ट्रेडिंग सेल ऑफ हुआ, यहाँ पे वेल का एग्जिट हुआ। फिर ट्रेडिंग बेसिस पे काफ़ी यहाँ पे रिलीफ रैलीज भी आई थी, और काफ़ी स्टॉक्स में डेड कैट बाउंस भी देखे गए थे। ये सब टर्म्स मैंने मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं, आप अगर गो थ्रू करें एक के बाद एक। तो ये डेली बेसिस पे देखिए आप, 548 का इसका एक 50 SMA बन जाता है, और लो था 535। ये फ्राइडे की बात हो रही है। तो इसके नीचे अगर क्लोज आ जाता है तो वापस निफ्टी में प्रॉपर तरीके से सेल ऑफ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये आप देखिए 50 SMA 548 है, और बॉलिंगर का लो देखिए 555 है, 11,555। तो इसके नीचे अगर निफ्टी कोई कारण से फटता है, अब निफ्टी फटना किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ये अपर लेवल के बाहर फट गया, और ये लोअर लेवल के नीचे फट गया। तो ये सब यहाँ पर देखिए, तो ये सेलिंग का ज़बरदस्त मौका होता है, और इस टाइप में बाइंग का ज़बरदस्त मौका होता है। तो अगर आपको इसके नीचे निफ्टी फटता है 548 के नीचे, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्क्रीमिंग बाय हो जाता है, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा एज ए ट्रेडिंग ऑन ए ट्रेडिंग बेसिस, इफ़ आई कैन से दैट। सो आपको आने वाले वीक के लिए क्या करना है, तो आपको 548 का क्लोजिंग बेसिस पे
एक स्टॉप लॉस बोलिए या आपको एक बॉटम बोलिए या सपोर्ट बोलिए। सो 548 तक आपको जो भी फॉल आता है वो बाय करना है। पिछला वीक में हम लोग ने आपको बताया था कि हर एक जो रैली आएगा उसको आपको शॉर्ट ही करना है, और रैली सब रिलीफ रैली होता है। तो रिलीफ रैली का कोई गारंटी नहीं होता है। जैसा अगर यहाँ पे देखिए तो 120 पॉइंट का रिलीफ रैली आया था क्लोजिंग बेसिस पे प्रीवियस क्लोज के सामने। तो रिलीफ रैली आएगा ही आएगा, कोई उसका गारंटी नहीं है। वैसा यहाँ पे फॉल आएगा ही आएगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आपको फॉल मिलता है, अगर आपको मंडे को गैप डाउन मिलता है तो आपको वो बाय करना है। उसके पीछे रीजंस मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगा। फिर ये अपर लेवल की क्या की जाए। अगर आप बाय करते हैं, समझिए 600 के आसपास बाय करते हैं और 548 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखते हैं, तो टारगेट क्या रखना है। तो 775 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जो है खड़ा है, वहाँ पे आपको एक बार बुक कर लेना है। जो आपने जो फॉल अगर बाय किया है तो 775 के आसपास एक बार आपको बुक कर लेना है, क्योंकि इतना आसानी से उसको जंप नहीं करने देंगे। और अगर वो जंप हो जाता है गैप अप बेसिस पे तो आपको क्लोजिंग का वेट करना है। उसके बाद फिर अपसाइड खुल जाती है। तो 548 से 775 का एक लेवल है जिसमें आपको बुलिश बायस रखना है। और 775 अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाता है तो आपके जो बुलिश बेट्स है वो आपको कंटिन्यू रखना है। अभी हम लोग जाते हैं स्टॉक बाय स्टॉक बेसिस पे। तो यहाँ पे जो HDFC लिमिटेड है अच्छा खासा टूट गया है, लेकिन भाव से ये अभी ख़राब होना बाकी है। यहाँ पे देखिए स्विंग लो की अगर बात की जाए, यहाँ देख सकते हैं आप 19 का इसका लो है। क्लोजिंग बेसिस की बात हो रही है, इंट्राडे कुछ भी दिखा सकता है। आप देख सकते हैं 19.6 का ये लो दिखाया था फ्राइडे को। तो 19 तक ये स्टॉक में बाइंग होना चाहिए। फिर एक्सिस बैंक में भी आपको लाइव वेबिनार में भी ये बताया गया था 486 का इसका लेवल है। रिलायंस भाव से ख़राब है जब तक ये 2171 के ऊपर नहीं जाता है। HDFC अगर बैंक की बात की जाए तो ये यहाँ देखिए 73 का इसका लेवल है। इसके नीचे ही ये भाव से ख़राब होगा, आपको ये बाय करना है, हर एक इसका डीप बाय करना है। 76 का इसका लो है फ्राइडे का, आप ऊपर देख सकते हैं, और 73 का इसका मेक और ब्रेक लेवल है। सो HDFC लिमिटेड का 19 1173, HDFC बैंक का 486, एक्सिस बैंक का, कोटक भाव से अच्छा ही है 1333 के ऊपर ही अच्छा ही है भाव से। ICICI बैंक इसका है 389 का लेवल। TCS का 2650 का लेवल था, लेकिन उसके ऊपर ये क्लोज दे दिया है। एक और दिन हमको इंतज़ार करना है। इन्फोसिस का 1093 का मेक और ब्रेक लेवल है, और लार्सन का 973। तो लार्सन तो भाव से ख़राब हो गया है, तो इसमें थोड़ा डेड कैट बाउंस आ सकता है 40-50 पॉइंट का। ITC भी भाव से ख़राब है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ये टूटते ही जा रहा है। फिर इंडसइंड की अगर बात की जाए तो इसका रिजल्ट आया है और अच्छा रिजल्ट आया है। ICICI का रिजल्ट आया है, अच्छा आया है। फिर आपका रिलायंस भी रिजल्ट जो है रिफाइनरी का, उसको अगर साइड में रख दिया जाए तो बाकी रिजल्ट भी अच्छा ही आया है। आपका जियो और ये सब का, जियो का थोड़ा एक्सपेक्टेशन और बेटर था, लेकिन भारतीय एयरटेल जो है इट इज़ स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड। वो इतना आसानी से जियो जो है उसको कैनिबलाइज नहीं कर पा रहा है भारतीय एयरटेल के सब्सक्राइबर्स को फ्रॉम द रेवेन्यू एज वेल एज नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वोडाफोन आइडिया तो ये पूरा खा गया है जियो। सो रिलायंस की अगर बात की जाए तो रिफाइनरी ग्लोबली आप देखिए ऑयल एंड गैस और ये सब में सब डामाडोल परिस्थिति है। तो इसका जो भी वैल्यूएशन आज कोरोना के टाइम से आप देखिए 800 850 से 2300 हो गया है 3 टाइम्स। तो ये सब जियो और रिटेल की बदौलत ही हुआ है। रिटेल में इसको एक थोड़ा मामूली सेटबैक मिला है सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट में, जहाँ पे फ्यूचर जो ग्रुप है जो बैंकरप्ट हो गया ऑलमोस्ट मिस्टर किशोर बियानी का, तो उसमें अमेज़ॉन और रिलायंस का जो है झगड़ा चल रहा था। तो इंडियन कोर्ट में तो रिलायंस के फेवर में आया है और सिंगापुर कोर्ट में अमेज़ॉन के फेवर में आया है। तो ये एक थोड़ा सा उसमें स्लाइट सेटबैक आया है। बाकी जियो लेवल पे वो अच्छा कर रहे हैं। और रिफाइनरी लेवल की अगर बात की जाए सो ऑल्दो उनका जो प्रीमियम है रिफाइनिंग मार्जिन का वर्सेस बेंचमार्क सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो ग्लोबल बेंचमार्क है।
सो इसका जो प्रीमियम है रिलायंस के रिफाइनरी का, वो ऑल्दो कम हुआ है, कुछ $8 से कुछ $5 हुआ है, लेकिन इट इज़ स्टिल एट प्रीमियम। सो रिफाइनरी का कोई इतना खस्ता हाल, बुरा हाल नहीं है। जो ग्लोबल बुरा हाल है ऑयल एंड गैस में, उससे तो बेटर ही इसका सिचुएशन है। हालांकि जो मुकेश अंबानी साहब ने कहा था AGM में कि हम लोग अभी नेट डेट फ्री हो जाएंगे आफ्टर जो भी इन्होंने जियो का स्टेक बेचा है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, तो अभी भी जो सेकेंड क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें 90,000 करोड़ के आसपास कुछ नेट डेट दिखा ही रहा है। इसका मतलब पूरा पैसा इनको अभी तक आया नहीं है, या इन्होंने कुछ फ्रेश डेट रेस किया है, उसका जानकारी अभी तक पूरा मिलना बाकी है। लेकिन नेट डेट फ्री अभी तक हुआ नहीं है जो इन्होंने क्लेम किया था। सो ओवरऑल अगर बात की जाए, और इसके ऊपर एक और जो 1 तारीख जैसा आज है, सो उसमें ऑटो सेल्स के फिगर्स आ जाते हैं मंथली। सो मारुति और हुंडई, इन लोग का जो मंथली सेल है अक्टूबर का, वो उनका हिस्ट्री में लाइव हाई इन लोग ने मंथली सेल रिकॉर्ड किए हैं ये मंथ में। तो फेस्टिव सीज़न का जो पेंटअप बाइंग था, जो रुका हुआ बाइंग था, वो दबा के इन लोग का बाइंग हुआ है। महिंद्रा का जो है ट्रैक्टर का भी ठीक ठाक चल रहा है। उनका तो ट्रैक्टर का सीज़न तो अभी है नहीं, लेकिन उन्होंने जून जुलाई अगस्त में काफ़ी धमाल ट्रैक्टर के सेल्स किए थे, और ऑटो में वो इतने बड़े प्लेयर है नहीं। सो मारुति और हुंडई जो सबसे बड़े 2 प्लेयर हैं, तो काफ़ी शानदार, मतलब काबिल तारीफ़ और कमाल इन लोग का परफॉर्मेंस है। तो ये सब पॉजिटिविटी अंडर करंट है निफ्टी के अंदर। तो ये जो फॉल आया है बिलो 790, ये सब फॉल है, ट्रेडिंग फॉल था ये। तो जो ट्रेडिंग करना जानते हैं उन लोग के लिए ज़बरदस्त इसमें कमाई का ज़रिया था। बाकी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये बाइंग फॉल था, क्योंकि ये फॉल्स फॉल था, मार्केट वाइड फॉल नहीं था। अभी हम मार्केट वाइड फॉल नहीं था ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखें तो 3 पैरामीटर हम बार बार आपको रिपीट करते आ रहे हैं। S&P विक्स जो 26 के ऊपर अच्छा खासा सेटल हो गया है, तो इसमें रैलीज में बिकवाली का डर होता है, ये भी हम बात आपको बता चुके हैं। लेकिन ये जो कॉपर है, ये $3 नहीं तो नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि वो भी मैंने आपको रीज़न शायद प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर है ग्लेनकोर, उसका कॉपर प्रोडक्शन में डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है, और इन्वेंट्री वगैरह का भी सब इनका चलते रहता है। ये जो LME जो है लंदन मेटल एक्सचेंज, LME का जो इन्वेंट्री है, इसमें भी अलग अलग टाइप के फिगर्स आते रहते हैं, जिसके बेसिस पे कॉपर प्राइस पे इम्पैक्ट होता है। और ये LME भले ही मेटल एक्सचेंज है, लेकिन वो जो गोडाउंस है इन्वेंट्री के कॉपर और एल्यूमिनियम के, वो सब का ओनरशिप ये सब इन्वेस्टमेंट बैंक्स का ही है, गोल्डमैन सैक्स जैसा। तो कौन से लेवल पे मैनिपुलेशन जा सकता है ये कहने का ज़रूरत नहीं है। तो $3 जब तक है, मैंने इसके पहले भी काफ़ी बार कहा है कि मामूली सा बुलिश अंडरटोन इसमें रहता है मार्केट में। फिर करेंसी की अगर बात की जाए तो 94 के ऊपर मामूली सा जो है ये कोशिश कर रहा है डॉलर इंडेक्स ऊपर भागने का, लेकिन ये सेटल नहीं हो पाया है उसके ऊपर कि 9470 9480 ऐसा, बिकॉज डॉलर जो है वो वीक होना चालू हुआ था जब से स्टिमुलस का बात US में हुआ। हम बात कर रहे हैं अप्रैल मई की, और स्टिमुलस सही में आया। और जब भी कोई भी करेंसी में स्टिमुलस आता है, मनी प्रिंटिंग होता है, तो करेंसी में डिक्लाइन आता है, करेंसी वीक होता है। जो डॉलर इंडेक्स वीक ही है। और US इलेक्शन की अगर बात की जाए तो कोई भी चुन के आए, स्टिमुलस तो आना ही है इस तरीके का, यहाँ पे एक सेटअप बन गया है। तो डॉलर इंडेक्स कोई ख़तरा बन जाएगा ऐसा आज की अगर बात की जाए तो नहीं लगता है। सो बुलिश अंडरटोन है, आपको फॉल्स बाय करना है। 548 का आपको बोल दिया गया है, और रिलीफ रैली आ सकता है। और 775 की अगर ये टिक जाता है मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो रैली एक्सटेंड भी हो सकता है 12,000 तक। अब US इलेक्शन की बात की जाए तो US इलेक्शन में अगर आप देखें तो 3 तारीख को US का जो टाइम है वो हिसाब से वहाँ पे इलेक्शन है। अब US इलेक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वहाँ पे 45 दिन पहले अर्ली वोटिंग चालू हो जाता है। मतलब आपके जो वोटिंग सेंटर्स है वो खुल जाते हैं, उनका एक टाइम होता है, आप कभी भी जाके अपना वोट करके आइए। आपको 3 तारीख तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 तारीख तक वही लोग वेट करते हैं जो अपनी एक भीड़ दिखाना चाहते हैं, जो एक पार्टी के होते हैं, या फिर जो अनडिसाइडेड होते हैं, उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस पार्टी को वोट करना है। सो जो नॉर्मल समझदार लोग हैं और जिनका कोई
हेल्थ इशू नहीं है या और कोई इशू नहीं है, वो जाके अर्ली वोटिंग करके आ जाते हैं। बाकी जिनका हेल्थ इशू है वो पोस्टल वोट भी करते हैं, बाय पोस्ट। सो 3 तारीख को यूएस में इलेक्शन है और वहाँ पे आधी रात में ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअल रिजल्ट्स आने में 2-4 दिन लग जाता है, पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट आने में। लेकिन जो रुझान है, मेजॉरिटी किसकी तरफ जा रहा है, वो आपको सुबह होते होते 4 तारीख को यूएस टाइम में पता चल जाता है। तो तब तक के हम लोग क्या जो है 4 तारीख 3 तारीख का जो आधी रात है, आधी रात से इन लोगों का जैसा वोटिंग ख़त्म हुआ काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या सुबह जो 4 तारीख होगी इंडिया की, तब तक के हम लोग को हल्का हल्का समझ में आ जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में ये जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साइड में जा रहा है या बिडेन साहब के साइड में जा रहा है। सो इसमें यूएस में तो 50 स्टेट है, लेकिन 50 स्टेट में जैसा इंडिया में अगर बात की जाए तो यूपी, महाराष्ट्र, ये सब बड़े बड़े स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। सो यूएस में इलेक्टोरल कॉलेज कंसेप्ट है, वो आप गूगल में जाके डिटेल देख लीजिए। लेकिन वो हिसाब से जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी, जीडीपी और पॉपुलेशन, ये 4 स्टेट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नंबर 1 इसमें कैलिफोर्निया है, सबसे क्राउडेड स्टेट है ये, काफ़ी बड़ा स्टेट भी है और सबसे रिच स्टेट है ये। सो यहाँ का एक एक स्टेट एक एक कंट्री के बराबर होता है जीडीपी के हिसाब से, इतने बड़े बड़े स्टेट है ये। सो कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क ये पूरे के पूरे ब्लू स्टेट्स हैं। ब्लू मतलब डेमोक्रेट, मतलब अगर ये कोई स्टेट्स रिपब्लिकन के हाथ में चले जावे तो वो उससे बड़ा कोई उलटफेर दुनिया में देखने नहीं मिलेगा। सो टेक्सास भी है, ट्रेडिशनली ये रिपब्लिकन स्टेट है, क्योंकि ये सब जॉर्ज बुश जो पूरा परिवार है, ये सब वहाँ के ऑयल के मैग्नेट्स रह चुके हैं, बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स रह चुके हैं। सो ये पूरा का पूरा टेक्सास जो स्टेट्स है काफ़ी कंजर्वेटिव यहाँ पे पॉपुलेशन है। हम लोकल वहाँ के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनकी बात हो रही है, वाइट्स की। तो ये सब प्रो ट्रम्प, प्रो रिपब्लिकन्स है। तो फ्लोरिडा जो है ये बहुत बड़ा स्टेट है और काफ़ी रिच स्टेट है ये। सो फ्लोरिडा जो है ये ट्रम्प साहब की साइड में गया था। सो फ्लोरिडा इज़ एक्चुअली अ डिसाइडर स्टेट हियर। सो कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क तो चले गए डेमोक्रेट्स के हाथ में, अनलेस बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए जो कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। टेक्सास समझ लीजिए कि रिपब्लिकन के ही हाथ में है ऑलमोस्ट। तो फ्लोरिडा का पूरा खेल है इधर। सो हम लोग को 4 तारीख को इंडिया टाइम में एक रुझान तो पता चल ही जाएगा, और एक्चुअल रिजल्ट आते आते, फाइनल आते आते काफ़ी दिन लग जाते हैं। लेकिन 20 जनवरी को इनका शपथ विधि होता है यूएस के प्रेसिडेंट का, और उसके बाद वो रियल डिसीजन लेना चालू करता है। सो हिस्टोरिकली अगर आप ऑब्जर्व करें, जितने भी बड़े से बड़े फॉल्स हुए हैं मार्केट में, फॉल का मतलब होता है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मार्केट जो है वो टूटते ही जा रहा है और सब स्टॉक प्राइसेस इस तरीके से गिरते हैं कि कोई सपने में सोच नहीं सकता है। तो इस तरीके का जो फॉल आता है ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें पिछला 50 साल से, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में ही आता है। फिर कोरोना का भी देख लीजिए आप, वो तो नसीब बदनसीब कह लीजिए, वो बराबर फरवरी मार्च में आया है। लेमन ब्रदर भी फरवरी मार्च और जनवरी फरवरी में आया है। फिर जो यूएस फेडरल रिजर्व का टेपर टैंट्रम का बात हुआ था, जहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का बात किया था, वो भी फरवरी 2016 में आया था। तो इस तरीके से जो जितने भी बड़े से बड़े फॉल हैं, तो जो बियर्स हैं जिनको दबा के शॉर्टिंग करके पैसा कमाना है, उनको फरवरी मार्च तक इंतज़ार करना है, क्योंकि नया प्रेसिडेंट आएगा। और डोनाल्ड ट्रम्प अगर फिर से जीत के आ जाते हैं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद वो वापस से जीत के आ ही जाना है। तो वो काफ़ी टफ तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। चाइना लेवल पे भी वो काफ़ी टफ डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये चाइना ने काफ़ी जो है पूरा दुनिया में हिसाब ख़राब कर दिया है कोरोना वायरस के नाम पे। खुद तो बचे हुए कह लीजिए या झूठ बोल रहे कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। लेकिन आज यूरोप में देख लीजिए क्या हुआ है। आपका 1 महीने का लॉकडाउन अनाउंस हो गया है यूके में, फ्रांस में, ये सब बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं। पूरा दुनिया का इकोनॉमी इन लोग चला रहे हैं। आज जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है हर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, फिर वो इंडिया रहे या बांग्लादेश रहे, वियतनाम रहे एक्सक्यूज़ मी, फिलीपींस रहे, कोई भी रहे, हर एक देश को यही लोग चला रहे हैं, यूरोप और अमेरिका। सो आज चाइना की वजह से जो है ये बड़े बड़े देश में हालत काफ़ी ख़राब है, पूरा इकोनॉमी इन लोग का बैठ गया है। अभी देखिए जो जर्मनी जैसा देश है, जो पीक
कोरोना वायरस सीज़न में इट वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड। वो आज वहाँ पे रिकॉर्ड जो है केसेस देखने मिल रहे हैं। फ्रांस में, स्पेन में, यूके में, यूएस में तो भी रिकॉर्ड केसेस देखने मिल रहे हैं, लेकिन कोई लॉकडाउन का वहाँ पे कोई बात नहीं हो रहा है, जो अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि डेमोक्रेसी है ये। डेमोक्रेसी में आप लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, ये कोई डिक्टेटरशिप है नहीं। लेकिन अगर छोटे छोटे देश हैं तो वो लॉकडाउन करना भी चाहिए, क्योंकि उनका पॉपुलेशन रातों रात ख़त्म भी हो सकता है। तो इंडिया एक अकेला ऐसा देश था इतना बड़ा जीडीपी, ज्योग्राफी और पॉपुलेशन वाइज, जिसमें लॉकडाउन किया गया था, वो जो काफ़ी गलत डिसीजन था। सो उसके वजह से जो है काफ़ी बिजनेसेस सफ़र भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बोला, अगर निफ्टी इंडेक्स ट्रेडिंग की बात की जाए तो 12 स्टॉक का पूरा खेल है, और 12 जो स्टॉक्स हैं ये पूरा का पूरा एफआईआई के हाथ में है। सो निफ्टी डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी एट ऑल। इंडियन जो जो अपडेट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट लेवल पे अपडेट्स हैं, इंडियन इकोनॉमी लेवल पे अपडेट्स हैं, कोई लेना देना नहीं है निफ्टी को उससे, क्योंकि 12 के बाहर के जो स्टॉक्स हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, बीपीसीएल, इसमें कोई इंडियन लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग होता है, गवर्नमेंट पे डिसीजन मेकिंग होता है। ये अगर स्टॉक 10-15% चल भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, तो भी ये निफ्टी को कोई इम्पैक्ट करते नहीं है, क्योंकि इनका फ्री फ्लोट काफ़ी मामूली है। जैसा गेल का 18,000 करोड़ का फ्री फ्लोट है, मतलब 10% भी गेल चल जाता है तो 1800 करोड़ वो निफ्टी के इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। और आईसीआईसीआई बैंक जैसा 1% भी अगर ऊपर नीचे होता है तो 4-5 हज़ार करोड़ से इम्पैक्ट करता है। सो ये सब आप ध्यान में रखिए। सो निफ्टी में टू कंक्लूड, बुलिश अंडरटोन पहले से था, इसलिए आपके जो फॉल्स है उसमें जो निफ्टी में जो फॉल आ रहे थे, जो क्रैश आ रहा था, उसमें रिलीफ रैलीज भी आ रही थी। लेकिन रिलीफ रैली का कोई गारंटी होता नहीं है, लेकिन रिलीफ रैलीज आ रही थी, क्योंकि बुलिश अंडरटोन मामूली था। तो फॉल तो हुआ है बिलो 790, और तो आपको वापस से मैं दोहरा देता हूँ, ये आपको 548 का स्टॉप लॉस से हर एक फॉल आपको बाय करना है। 775 तक अगर बुक कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं बुक करते हैं तो 775 के ऊपर क्लोजिंग का इंतज़ार करना है, और वो रैली आगे तक खिंच जाएगा। ये हमारा आने वाली वीक के लिए व्यू है। थैंक यू वेरी मच।